रुस्तम ले जाकर कुल्फी खा कर आ। नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मेरे को अनिल के साथ क्रिकेट खेलने जाना है। रुस्तम जैसा बोलती हूँ वैसा कर, जाकर आइसक्रीम खा कर आ, वरना मोबाइल नहीं मिलेगा गेम खेलने के लिए। ठीक है, जाता हूँ। भैया वो मशीन चाहिए थी। कौन सी मशीन? टेस्ट मशीन। रुस्तम, ओए रुस्तम, कितनी बार कहा है मैंने तुझसे कि तू खाना खा के अपने बर्तन किचन में रखा कर। अम्मी डर गई ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझसे नहीं तेरे गंदे मार्क्स से डरती हूँ। अम्मी 500 रुपए दो ना। 500? पागल है क्या तू? अम्मी प्लीज प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तू पहले अच्छे मार्क्स लाके दिखा अपने एग्जाम्स में, फिर सोचेंगे। हाँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली कल। हाँ, खुदा हाफिज। हाँ अब्बू हाँ बेटा। 500 रुपए दो ना, फुटबॉल खरीदनी है। अरे काम कर, 500 नहीं, तू 2 फुटबॉल लेना, ठीक है? थैंक यू अब्बू। क्या बात है। गुलनार तू भी रख। जीजू मैं क्या करूंगी इसका? अरे रख, दीदी के लिए बर्फ लेके आना, आजकल बहुत गर्म रहती है। नोमान, तुम बच्चों को पैसे नहीं वक्त दिया करो। और तुम मुझे बख्श दिया करो, जब देखो नसीहत देती रहती हो तुम। अरे वक्त देने के तुम हो ना बच्चों के लिए। हाजी अम्मी 500 रुपए दो ना, जो अब्बू ने दिए थे। जिद नहीं बेटा, तुझसे कितनी बार कहा है कि जब अब्बू आ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अम्मी प्लीज। बेटा अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, तुम चुपचाप अपना होमवर्क करना और खाला को तंग नहीं करना। वैसे तुम्हारी खाला है किधर? गुलनार? हाँ अभी किधर है? मैं बाथरूम में हूँ। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना। हाँ रुस्तम आपा कहाँ है? अम्मी तो चली गई मेरे पैसे लेकर काम पर। और जीजा जी? खाला आप सब भूल जाते हो, अब्बू तो दिल्ली गए हुए हैं। और जल्दी चलो, हमें भी तो क्लास के लिए लेट हो जाएगा। चलो। तू जा, मैं आती हूँ। थैंक यू अंकल। ले मलाई वाली, पिस्ता वाली, चॉकलेट वाली कुल्फी ले कुल्फी। रुस्तम हाँ क्या कर रहा है? जल्दी चल, क्लास के लिए देर हो रही है ना। नोमान, गुलनार और रुस्तम घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे वही कहीं होंगे, ठीक से देखो। अनीता से पूछा तुमने? सबसे पूछा, पूरे मोहल्ले में ढूंढा पर कहीं नहीं मिले, और गुलनार का तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आमना टेंशन मत लो, देखो मैं रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक काम करो, तुम रुस्तम के दोस्तों से बात करो, शायद उन्हें पता होगा। हाँ ठीक है। सर, सभी थानों से कांटेक्ट किया, मिसिंग डेटाबेस सर्च किया। खबर जब तक नहीं मिलती तब तक खोजते रहो सुल्तान। बॉडी शहर के इतने अंदरूनी इलाके में मिली है, हाईवे बॉर्डर पे मिलती तो एक बार को मान सकते थे कि मर्डर किसी दूसरे शहर में किया होगा और बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी काम किसी लोकल आदमी का है? बिल्कुल, जो इस पूरे इलाके को जानता है और यहाँ के सभी रास्तों को भी जानता है।
और यह भी हो सकता है कि वो आसपास के ही रहने वाला हो। एक काम करो, फिलहाल 15 किलोमीटर रेडियस को टारगेट करो और वहां पे जितने भी घर हैं सब में इंक्वायरी करो। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। नुमान, नुमान आमना, मिले बच्चे दोनों? नहीं मिले, सब जगह पूछ लिया, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिले मुझे। आप जल्दी चलिए, पुलिस स्टेशन चल के पूछते हैं। एक मिनट आमना, कल तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी ना? हाँ? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बच्चों को घर पर अकेला क्यों छोड़ा तुमने? अरे आप ही ने तो कहा था कि आप दिल्ली से शाम तक आ जाएंगे घर वापस। आप नहीं आए, मेरा काम था, मैं निकल गई, मैं क्या करती? अरे मुझे भी तो काम था, इसलिए मैं आ नहीं पाया ना। इसका मतलब ये थोड़ी। अच्छा छोड़ो, गुलनार रुस्तम को मोहल्ले में ढूंढते हैं, चलो आजा। एक सेकंड, मोहल्ले में सबसे पूछा है, कहीं नहीं मिले मुझे। हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो पुलिस थाने चलते हैं, आ जाओ। सर रुस्तम और गुलनार एक साथ स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग क्लास और उसके बाद घर आते हैं। आप थोड़ा इत्मीनान से बताइए, कल आप दोनों बच्चे घर पे थे और आप 3 दिन से दिल्ली में थे। जी सर। आप कल रात घर पे नहीं थी? सर एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक लड़की नहीं आई थी, तो मेरी ड्यूटी थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी, तो घर नहीं आ पाई। लेकिन इन्होंने कहा था कि ये शाम तक आ जाएंगे, पर ये सर मैं काम में थोड़ा मसरूफ था। कोई बात नहीं। अच्छा, ये दोनों बच्चे कौन से कोचिंग क्लास में जाते हैं? ER बिने क्लास। लड़की की उम्र 12-13 साल रही होगी। पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स हैं और 4 हड्डियां भी फ्रैक्चर हैं। डेथ कब हुई होगी? मैं दावे से तो नहीं कह सकता, पर बॉडी मिलने के कम से कम 24 घंटे पहले लड़की की डेथ हो चुकी थी। सर को उसके बाद कुछ लगा? जी। अगर ये कोई पेशेवर कातिल है तो NCRB के डेटाबेस में इसका रिकॉर्ड मिल सकता है। एक काम करो, इस लड़की की बॉडी पे जो बाइट मार्क्स हैं वो बाइट मार्क डेटाबेस से मैच करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ले मलाई वाले, बादाम वाले, कुल्फी ले कुल्फे, आइसक्रीम। आमना, अनीता ने खाना भेजा है, कुछ खा ले। नहीं खाना मुझे, और आपकी हलक से खाना कैसे उतरेगा? एक मिनट, आपने मुझसे कहा था ना कि आप शाम को जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं आए। आपको ना सिर्फ बातें बहलाना आता है और कुछ नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कहीं अय्याशी कर रहा था। अरे काम ही तो कर रहा था मैं, ताकि उनकी अच्छी सी परवरिश हो सके, बस। परवरिश? पैसा कमाना और तोहफे देना परवरिश नहीं होती है। अरे बाप का फर्ज पैसे कमाने से बहुत ज्यादा होता है। ना, मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे भी उनकी फिक्र है। अगर तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होता ना, तुम उन्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। तुम आप मुझे जिम्मेदारी मत सिखाएं। माँ बनने से पहले मैंने जिम्मेदारी निभाई है माँ बनने की। अरे मेरी गुलनार जब इतनी छोटी सी थी तो मेरी अम्मी उसको मेरी गोद में छोड़कर चल बसी थी। कितनी परेशानियों से पाला है मैंने गुलनार को, मैं ही जानती हूँ। तो क्या मैंने कभी फर्क किया है रुस्तम और गुलनार में? साली नहीं बल्कि हमेशा छोटी बहन माना है उसे। देखो, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत शिकायत है, लेकिन ये वक्त नहीं है लड़ने का। इस वक्त हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, बस। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हमको एक दूसरे का साथ देना होगा हमें। सर, पूरा डेटाबेस सर्च किया, लेकिन बाइट मार्क्स किसी भी हिस्ट्री शीटर से मैच नहीं हुए। इतने दिन हो गए लेकिन विक्टिम की अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सर, कातिल बहुत चालाक है। उसने पूरा ध्यान रखा है कि लड़की की पहचान ना होने पाए। ये देखो, इस जीन्स पे जो टैग लगा हुआ है वो किसी महंगे ब्रांड का लगता है। राइट सर, मैं आसपास की दुकानों में जो इस ब्रांड की जीन्स रखते हैं पूछताछ करता हूँ। पीछे रहिए। रुस्तम के साथ इसकी खाला भी थी गुलनार। आसपास चेक करो, शायद उनकी लाश भी यहीं गई है। सर, सर पूरे एरिया को अच्छे से छान मारा, लड़की की लाश नहीं मिली।
तो मतलब या तो गुलनार जिंदा है या फिर उसे मारकर उसकी लाश को कहीं और डंप किया गया। सर ये भी तो हो सकता है कि रुस्तम की मौत की वजह ही गुलनार हो। सर हो सकता है कि गुलनार किसी के बहकावे में आ गई हो, घर से भागने की कोशिश कर रही हो और रुस्तम ने देख लिया हो। वर्मा क्या बात कर रहे? गुलनार महज 13 साल की। सर आजकल के बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, गुलनार के बारे में मोहल्ले के लोगों से बात करो और रुस्तम के दोस्त और कोचिंग टीचर से ही बात करो। ये जगह रुस्तम के घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, ताकि शिनाख्त ना हो सके। यहाँ आने जाने वाले रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो और चेक करो क्या कोई सस्पिशियस गाड़ी मिलती है या कोई ऐसा शख्स जिसके हाथ में इस तरह की बोरी हो। सर डरो मत, जो हुआ था गुलनार की मर्जी से हुआ था। तुम्हारा नाम नहीं आएगा इसमें, और दोबारा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना, ठीक है? ये किसी बीमार दिमाग का काम है। ये जो कोई भी है ना, उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी सर। गुलनार के कॉल रिकॉर्ड्स? सर कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन उनमें कुछ भी खास नहीं मिला है। सर गुलनार की अधिकतर बातें उसके दोस्तों से या परिवार से होती थी, लेकिन हाँ सर, गुलनार का फ़ोन 10 अगस्त को बंद हुआ था। 10 अगस्त, और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई 11 अगस्त को, और रुस्तम की बॉडी हमें मिली 12 अगस्त को। जी सर। सर इस एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर को उठाकर तोड़ना शुरू करता हूँ, हो सकता है कोई को चुगल दे। तोड़ो, एक एक को तोड़ो, खासकर उन हिस्ट्री शीटर्स को जो कभी भी चाइल्ड मोलेस्टेशन में मुब्तला रहे हैं। मिश्रा, हम कातिल बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कातिल कोई अंदर का ही है? लेकिन सर आमना और नोमान के बीच में हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। 5 साल पहले यूपी से आकर जयपुर में बस गए थे, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था और फैमिली में भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। मिश्रा, घर की 4 दीवारी के अंदर फैमिली में क्या चल रहा होता है, कभी कभी ये बाहर आने में देर हो जाती है, बहुत देर। और जहाँ तक गुलनार का सवाल है, सबका यही कहना है कि भले ही 13 साल की थी लेकिन बहुत समझदार थी। अगर इतनी समझदार थी तो वो कहीं भी अकेले क्यों जाएगी? कोई तो वजह रही होगी। गुलनार की बहन आमना और नुमान दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। कहीं तुमने तो मेरी बहन के साथ पिस्ता, चॉकलेट, बादाम, आइसक्रीम, कुल्फी। ए राजकुमारी, आइसक्रीम खाएगी? सर ये तो गुलनार है। वहाँ से ये जगह तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। इस 6 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो, 11 से 13 तारीख के बीच की। जी सर। और सर गुलनार के जीजा नुमान को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसकी बहन को भी कॉल करो। सर सर गुलनार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मगर सर गुलनार की बॉडी को फ्रिज में जमाया गया था डंप करने से पहले। गुलनार की मौत कब हुई थी? सर बॉडी मिलने से करीब 24 घंटे पहले, यानी 14 तारीख को। 3 दिन बाद गुलनार को मारा गया। जी सर। और सर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। व्हाट? गुलनार महज 13 साल की बच्ची का अबॉर्शन? जी सर। और सर डॉक्टर का कहना है कि गुलनार के प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी जख्म थे, जिसे देखकर लगता है कि काफ़ी लंबे समय से उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। मिश्रा, महज 13 साल की बच्ची का उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। ये घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? उसकी बहन और जीजा से बात करनी होगी, शायद इन दोनों को कुछ पता हो। और इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलाओ और चेक करो कि इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी क्लिनिक का नंबर मिलता है। सर बुआ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, ये ड्रेस तो सबसे अच्छी लग रही है। थैंक यू बुआ, मुझे भी बहुत पसंद आई। सर आमना और नोमान के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है, लेकिन उनके घर में एक लैंडलाइन है और उससे रिदम नर्सिंग होम में करीब 3 बार कॉल किए गए थे। रिदम नर्सिंग होम, नाम सुना सुना लग रहा है। ये रिदम नर्सिंग होम तो वही है ना
जो इलीगल अबॉर्शन के चलते सील हुआ था। जी सर। और सर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि आमना अक्सर वहाँ जाया करती है। गुलनार महज 13 साल की थी, इतनी छोटी बच्ची का अबॉर्शन। और इतनी छोटी बच्ची अबॉर्शन के लिए उस क्लिनिक में अकेली तो नहीं गई होगी, कोई ना कोई तो उसे ज़रूर लेकर गया होगा। उस क्लिनिक की पिछले 1 महीने की CCTV फुटेज खंगालो, लेट्स फाइंड आउट गुलनार वहाँ किसके साथ गई थी। तब तक नौमान और आमना से मिलते हैं। सर। या अल्लाह, गुलनार ने अबॉर्शन करवाया था? जी हाँ, अबॉर्शन, और वो भी रिदम नर्सिंग होम में, उसी नर्सिंग होम में जहाँ पर आप अक्सर चेकअप के लिए जाया करती हैं। सच सच बताइए, गुलनार को अबॉर्शन के लिए आप ही लेकर गई थी? जी नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि गुलनार। कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यानी वो अबॉर्शन का पेन था। इतनी बड़ी बात गुलनार ने मुझसे छुपाई। क्या गुलनार की जिंदगी में कोई लड़का था? कोई करीबी दोस्त? नहीं सर, मेरे लिए तो गुलनार एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस आप? हाँ? आप इस बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं नहीं सर, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा सर ये सब। और गुलनार ने अपनी बहन तक को ये सब चीज़ नहीं बताया तो मुझे कैसे पता थी सर? सलाम साहब, एक पक्की खबर हाथ लगी है। प्रकाश नाम का एक आदमी है जो दुबई रहता है। उसकी बेटी अनुष्का यहाँ अपनी बुआ इंदू के साथ रहती है, लेकिन 9 अगस्त के बाद से अनुष्का अपने स्कूल नहीं गई। और उसकी बुआ ने अपने पड़ोसियों को यह बता रखा है कि वो अपने मामा के यहाँ गई। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि अनुष्का की माँ का कोई भाई नहीं था, तो ये मामा कहाँ से आया? तेरा मतलब है कि अनुष्का ही वो लड़की है जिसको हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं? उम्र कदकाठी के हिसाब से वो अनुष्का ही होनी चाहिए। और सर अनुष्का का जो फादर है प्रकाश, वो भी जयपुर ही आ रहा है। और कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है तो बताना। तब तक नजर आए इंदू बुआ से मिलते हैं। सलाम सर। आमना देखो, मेरी बात सुनो। आमना, रुस्तम और गुलनार के साथ जो हुआ उसके लिए सच बताना विजय, जिस दिन रुस्तम और गुलनार गायब हुए थे उस दिन तुमने अपने काम से छुट्टी ली थी ना? हाँ। क्यों? कहाँ थे तुम? सर, अनुष्का की बुआ इंदू के घर पर ताला लगा हुआ है, लगता है फरार हो गई। खबरियों को अपने काम पे लगा दिए। सर खबरें जुगनू आया है। साहब ताज़ा खबर यह है कि इंदू एक बहुत खतरनाक औरत है। कुछ साल पहले तक वो एक अनाथ आश्रम में सुपरवाइजर थी, लेकिन वहाँ 2 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और आरोप था इंदू पर कि वो छोटी बच्चियों से धंधा करवाती थी। इसका बहुत बड़ा बवाल हुआ और इसी बवाल के बाद उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। ठीक है जुगनू, अभी तो निकल। साहब। सुल्तान, इस सिंधु का पता करो जल्द से जल्द। सर, वो प्रकाश दुबई से आ गया। ठीक है, उससे बॉडी की शिनाख्त करवाओ। सर। ये क्या कर रही थी तुम? अब क्या कर रही थी तुम? जहर पीने वाली थी तुम? हाँ, मैं जीना नहीं चाहती और जाना चाहती हूँ। ये अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है। रोज मर रही हूँ मैं, एक बार फिर मर जाना तो। देखो ऐसा मत करो आमना। तुम्हें सोचा मेरा क्या होगा? हाँ? मैं कैसे काटूंगा ऐसे अकेले पड़ की जिंदगी? तो आप भी चलिए ना, हम सब साथ में रहेंगे खुशी खुशी, और एक दूसरे के लिए बहुत समय होगा देने के लिए। बस बस।
सर ये आमना और नुमान की जोड़ी तो बड़ी उलझी हुई है। क्या पता चला इनके बारे में? सर ये आमना नुमान की दूसरी बीवी है और रुस्तम आमना का बेटा नहीं बल्कि नुमान की पहली बीवी का बेटा है। तो मतलब रुस्तम आमना का सगा बेटा नहीं था? नहीं सर। और सर पता चला है कि आमना का अपने पड़ोसी विजय के साथ में अफेयर चल रहा है। और सर ये नुमान भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। गुलनार और रुस्तम के गायब होने के 2 दिन पहले ये नुमान गुलनार को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर गया था। और इस नुमान ने हमें बताया था कि वो 3 दिन से दिल्ली में था और उसकी बीवी का यहाँ अफेयर चल रहा था अपने पड़ोसी से। इन दोनों ने हमें झूठ के झूले बहुत झुला ली। अब इन्हें सच के घूंट हम पिलाएंगे। उठाओ दोनों मियां बीवी को। सर अनुष्का की माँ हमें 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी। फिर मैंने अकेले नहीं उसे पाला। मुझे दुबई जाने का मौका मिला तो मैं अपनी बहन इंदु के पास उसे छोड़ दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा होगा। प्रकाश जी, आपका दुख हम समझ सकते हैं, पर आपको कोई अंदाजा है कि आपकी बहन कहाँ जा सकती है? नहीं पता सर, मुझे कुछ पता नहीं। गुलनार का ऑपरेशन किसने करवाया था हमें पता चल चुका। क्यों जीजा जी, आप खुद बताएंगे या पहले आपको थोड़ी बिरयानी खिलवाऊं? वो उस दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा। अरे गुलनार, मैं क्या बोल रहा था मैं? गुलनार, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? देख, भाई मानती है ना मुझे तू? हाँ? पापा को मत बताना, वरना वो अपनी जान ले लेगी। आप मेरी मदद करोगे ना जीजू? मैं एक डॉक्टर को जानता था। मैंने ही रिदम नर्सिंग होम में गुलनार का एबॉर्शन करवाया। बच्चा किसका था? बोलो ना अमन। आमना, मैंने गुलनार से बहुत पूछा लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी थी, कुछ नहीं बताई मुझे नाम बता। मैं उसका नाम नहीं बता सकती, और अगर अगली बार आपने मुझे उसका नाम पूछा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या करता मैं? डॉक्टर ने मना किया था गुलनार पे दबाव डालने से। गुलनार मेरी छोटी बहन, अरे बच्ची जैसा पाला था उसे, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। गुलनार को दोष मत दो, दोष तुम्हारा है। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम पर कभी भरोसा कर ही नहीं पाई। मतलब ये कि उसे पता था तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। कहना क्या चाह रहे हो? यही कि गुलनार को तुम्हारे और विजय के बारे में सब कुछ पता था। सर, आमना एक अच्छी माँ है, इसलिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं सब कुछ चुपचाप सहता रहा। आमना जी, देखिए, आपके घरेलू मसले में या आपकी निजी जिंदगी में दखल देने का या कोई सवाल पूछने का हमारा कोई हक नहीं, पर हमारा पूरा शक विजय पर है, क्योंकि विजय पर पहले भी एक लड़की को मोलेस्ट करने के चार्जेस लग चुके। तो इसलिए साफ साफ बताइए, क्या विजय का आपके घर पर आना जाना था? क्या वो गुलनार से मिलता जुलता था? अरे गुलनार, आपा, मैं पढ़ने जा रही हूँ। दिल लगाकर पढ़ाई करना गुलनार। शक तो मुझे तब भी हुआ था सर। वो अक्सर हंसी मजाक किया करता था गुलनार के साथ, 1-2 बार तो घुमाने भी ले गया। कहीं विजय ने तो गुलनार और रुस्तम को नहीं मार दिया? एक डिसफंक्शनल परिवार में पल रहे बच्चों पर घर के तंग माहौल का यकीनन बुरा प्रभाव पड़ता है। जब उचित माहौल नहीं मिलता तो बच्चे अपने मनोभाव, अपनी संवेदनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वे मन ही मन उलझ कर रह जाते हैं। अक्सर इस उधेड़-बुन से जूझ रहे बच्चे एक सहारा खोजते हैं, कोई जो उन्हें सुने, उन्हें थामे। जब अपनों से यह सहारा नहीं मिलता तब वो अपने आसपास नजरें दौड़ाते हैं और यहीं धोखा खा बैठते हैं। मासूम नजरें शातिर दिमाग नहीं पढ़ पाते और नतीजा अक्सर तबाही होता है। सर, लगता है विजय अंडरग्राउंड हो गया। खबरों में बोला उसका पता लगाने के लिए। और सर, ये भी पता चला है कि गुलनार जिस कोचिंग क्लास में जाती थी वहाँ का टीचर विनय भी कुछ दिनों से गायब है और पड़ोसियों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
हाँ तो चोर की दाढ़ी में तिनका। जी सर। सर विनय की कुंडली निकाली तो पता चला है कि उस पर भी मॉलेस्टेशन के चार्ज लग चुके हैं पहले। पता लगाओ ये विनय कहाँ गायब है। मुझे ये विनय जल्द से जल्द किसी भी हालत में चाहिए। अब इस केस में हम गोल गोल बहुत घूम ली, अब इस केस को सही रुख देने का वक्त आ गया है। सर एक बात और, सवाल यह है क्या बच्चे अपनी मर्जी से वहाँ पर गए थे? क्योंकि ज़बरदस्ती हुई होती तो किसी का तो ध्यान जाता। हो सकता है किसी का ध्यान गया हो और वो सामने ना आया हो। एक काम करो, दोनों बच्चों की तस्वीरें लोकल न्यूज़पेपर में दो। लेट्स सी क्या सामने आता है। सर। अरे मेरी राजकुमारी, बता आज कौन सी आइसक्रीम चाहिए? पिस्ता, वनीला, चॉकलेट? ठहर जा, तेरे लिए स्पेशल है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये आइसक्रीम वाले सुनो, तेरी बोल, गुलनार और रुस्तम को क्यों मारा? सब मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। तो भागा क्यों था? गरीब आदमी साहब, पुलिस को देख कर डर गया था मैं। तेरे अंदर का गुनहगार डरा था इसलिए तू भागा। नहीं साहब, मारिए मत साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन एक आदमी है, उसको मैंने गुलनार और रुस्तम के साथ देखा था, लॉलीपॉप दे रहा था उनको। कौन आदमी? मैं जानता नहीं साहब, लेकिन वो साइकिल पर आता था और गुलनार और रुस्तम को भी उसके साथ जाते देखा था मैंने। वो आदमी गुलनार और रुस्तम को कहाँ लेकर गया था? ये तो मालूम नहीं साहब। उसकी शक्ल तो याद होगी, दिखता कैसा था वो? हाँ, वो उसकी दाढ़ी थी साहब, और पहले तो मुझे शक नहीं हुआ साहब, लेकिन अभी 3 दिन पहले उसको एक बच्चे के साथ देखा था मैंने, और कल उस बच्चे की अखबार में खबर पड़ी तो। उसकी शक्ल याद है ना तुम्हें? स्केच बनवा सकते हो उसका? हाँ साहब। जयपुर पिंक सिटी कहे जाने वाले शहर में आज आपको जगह जगह पर वीरान सन्नाटा दिखाई देगा। पूरा शहर दहशत में है। माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में डर रहे हैं। इसे हम सिस्टम की नाकामियां ना कहें तो क्या कहें? आखिर कब खत्म होगा ये खौफ का आतंक? आखिर कब खत्म होगी ये दहशत? खान साहब, हमारे सामने जब पहला केस आया और हमने इंक्वायरी की, फिर आपको उस बंदे का स्केच मिला। दरअसल हमें भी एक ऐसे ही बंदे की तलाश थी। एक आई विटनेस ने हमारे लिए एक स्केच बनवाया था जो आपके बंदे से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। नॉट एग्जैक्टली सेम बट एमओ सिमिलर है। कल से हमें 8-10 पुलिस स्टेशन कॉन्टैक्ट कर चुके हैं और सबको ऐसे किसी बंदे की तलाश है। पिछले 4 महीने में इस एरिया से 18 बच्चे गायब हुए। 3 बच्चे स्कूल के बाहर से और 4 बच्चे पार्क में खेलते वक्त, और बाकी सभी बिल्डिंग के कंपाउंड से। हालांकि ये सारे स्केचेस आपस में पूरी तरह से तो नहीं मिलते, पर फिर भी सिमिलरिटीज़ हैं। किसी में आंखें सेम हैं, किसी में नाक और किसी में दाढ़ी। राइट, बट स्टिल सारे केसेस में मोडस ऑपरेंडी सेम है। दादू, मैं मम्मी से बात नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं होमवर्क करूंगा तो वो मुझे मोबाइल देंगी गेम खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब मैं मम्मी से कभी भी बात नहीं करूंगा। अच्छा, तुम ये लो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम कितने किस्मत वाले हो जो तुम्हारी मम्मी, जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। मेरा तो कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं था। बेटा इसीलिए कहता हूँ, मम्मी से कितना भी झगड़ा कर लो लेकिन मम्मी से दूर मत जाना। दादू, ये चोट कैसे लगी? अरे छोड़ ना, ऐसी बहुत सी चोटें खाई है। तेरे नाना की मार से तंग आकर मैं घर छोड़कर भाग गया था और पटाखे की फैक्ट्री में काम करने लगा था। आपको पटाखे बनाने आते हैं? हाँ बेटा, पेट भरने के लिए ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले। लेकिन दादू, बॉम्ब से तो काफी लोग मर जाते हैं। आपके बॉम्ब से कोई मरा? अरे नहीं बेटा, मेरे बॉम्ब से कोई नहीं मरा। अगर मेरे बॉम्ब से कोई मरता तो मैं जेल में होता। मेरे प्यारे पोती के साथ कैसे होता? आइसक्रीम, ये मलाई वाले, चॉकलेट वाले, कुल्फी ले कुल्फी। 18 में से 17 बच्चे दिन की रोशनी में गायब हुए और 7 बच्चों की बॉडी को पहले फ्रिज में रखा गया, बाद में उनकी बॉडी को कहीं डंप किया गया। और 7 बच्चे सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच में गायब हुए हैं। शातिर खिलाड़ी है ये, जानबूझकर बच्चों को दिन की रोशनी में गायब करता है, क्योंकि दिन की रोशनी में माँ बाप बच्चों को लेकर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे बाहर कहीं खेल रहे होंगे। ये माँ बाप की उसी लापरवाही
और दिन की रोशनी का फायदा उठाता है। बिल्कुल सर। एक बात और सर, सभी 18 बच्चे 8 से 13 साल की उम्र के थे। एग्जैक्टली। इसका एक पैटर्न तो समझ में आ रहा है, और ये अपने टारगेट को किस तरह से डिसाइड करता है ये भी समझ में आ रहा है। अब इससे पहले ये किसी और बच्चे को अपना टारगेट बनाए, हमें इसे पकड़ना होगा। सर ये लो बेटा। नहीं, मम्मी ने मना किया है। बहुत समझदार बच्चा है और किस्मत वाला भी। सर एनसीआरबी के डाटाबेस में दिलकुश सिंह नाम के आदमी का प्रोफाइल मिला है। सर ये दिलकुश 4 साल पहले केस में अरेस्ट हुआ था और रिकॉर्ड के मुताबिक अभी भी जेल में है। पर इसका हमारे केस से क्या ताल्लुक है? सर डेंटल रिकॉर्ड के मुताबिक अनुष्का की बॉडी पर मिले बाइट मार्क्स मैच हो रहे हैं। पर अभी तो तुमने कहा कि 4 साल से जेल में बंद है। हाँ सर। फिर ये कैसे मुमकिन है? दादू, मतलब आपने नौकरी छोड़ दी? जो काम मुझे पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करता। मुझे भी लौकी की सब्जी पसंद नहीं, मैं भी नहीं खाता। लौकी की सब्जी तो मुझे भी नहीं पसंद। एक काम करते हैं, मेरे साथ चलोगे? मेरे पास रेनबो कैंडी है। रेनबो कैंडी? 7 कलर्स वाली? खाओगे? तो चलो मेरे साथ। सर दिलकुश तो 2 साल पहले जेल से छूट गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। फिर वो वाइट मार्क्स? सर दिलकुश के वकील ने यह दलील दी थी कि पुलिस ने उसे जबरदस्ती फंसाने के लिए डेड बॉडी पर बाइट करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन सर दिलकुश के रिकॉर्ड से उसके घर का एड्रेस मिल गया है। वो मेघनगर में ही रहता है। जी साहब, दिलखुश पहले यही रहता था अपनी पत्नी के साथ। दोनों पति पत्नी विपक्ष के जैसे झगड़ते थे। दिलखुश नाम था, लेकिन वो कभी अपनी पत्नी के दिल को खुश नहीं कर पाया। मजबूर होकर पत्नी ने उसे घर से निकाला और गांव लौट गई और ये मकान मुझे बेच दिया। कब की बात है? ये कोई 10 साल हो गए सर। सब दिलखुश आदमी ठीक नहीं था, सबसे ही झगड़ता था वो। उसे एक बार फिर से जेल हुई जब वो अपने आर्मी ऑफिसर के यहाँ गार्ड था। उसने अपने सीनियर ऑफिसर को मारने की कोशिश की। उस पागल ने अपने ऑफिसर और उसकी बीवी को बम दे मारा। निशा, हमारे पास कुछ स्केचेस हैं, आप इन स्केचेस को गौर से देखिए और याद करिए, क्या दिलखुश की शक्ल इनमें से किसी से मिलती है? हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही था और आंखें तो बिल्कुल ऐसी ही हैं। रुक। हाँ क्या हुआ साहब? सवाल बाद में करना। क्या है इसमें? कुछ नहीं है साहब। ये लॉलीपॉप कहाँ लेके जा रहा है? वो साहब मेरी दुकान है गोल सर्किल पर, इसीलिए लेके जा रहा हूँ। जा। हेलो, गोल चौक पे शॉप है? सर मैंने पता किया, गोल चौक पे तो कोई दुकान ही नहीं है। पकड़ो उसे, चलो फिर रुक। साइकिल यही है, इसका मतलब वो इसी एरिया में है। प्रेम, इन दोनों को अपने साथ में लेके जाओ और चेक करो। वर्मा, सुनो बेटा। जी अंकल। तुम्हारे लिए चॉकलेट। लेके चलो इसे। ये गलती मत करना। अगर मुझे मारा तो मेरे मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। सच क्या है कभी भी नहीं जान पाओगे। बोल सच क्या? दिलखुश और सुजान सिंह, सच क्या? बोल निशा। गुलनार और रुस्तम, इन दोनों को तुम नहीं मारा ना? नाम नहीं पता लेकिन चेहरे जानता हूं। क्यों मारा? मजे आते हैं।
बच्चों को लॉलीपॉप दिखाकर उन्हें ललचाता हूँ, फिर उन्हें उठा लेता हूँ। खाला मुझे चॉकलेट खानी है। नहीं रुस्तम, अभी लेट हो रहा है, तू घर हाँ चल। प्लीज। सुनो बच्चों, ये लो। थैंक यू अंकल। नहीं चाहिए। बच्चों, तुम लोगों को मालूम, मेरे पास एक बोलने वाला तोता है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। वाओ, चलो ना तोता देखने चलते हैं। नहीं रुस्तम, हमें लेट हो रहा है। अरे थोड़ी देर की तो बात है। खाला प्लीज ना, चलते हैं ना खाला प्लीज। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात, चलो। अनुष्का को भी तूने मारा? वो मेरी गलती थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो लोकल बिजनेसमैन की बेटी है, किसी प्रवासी की नहीं। क्यों? प्रवासियों से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, बहुत बुरा। मुझे सताया, इसीलिए अब मैं उन्हें सता रहा हूं। साफ साफ बोल, क्या हुआ था? 6 साल पहले मैंने किसी बच्चे को उठाया और उसका रेप किया। मैं वहां से भागने वाला था, तभी उन मजदूरों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बहुत पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। तुमने इतने सारे बच्चों को मारा, क्या तुम्हें कभी किसी पर तरस नहीं आया? हाँ, कुछ बच्चों पर रहम आया था। सोचा था कि उन्हें नहीं मारूंगा, हमेशा अपने पास ही रखूंगा, लेकिन वो कुछ दिनों बाद ही घर जाने की जिद करते। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था सिवाय उन्हें सुला देने के। सुजान सिंह गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन जो दहशत का माहौल उसने बनाया था उसका असर एक लंबे समय तक उस इलाके के लोगों पर रहा। माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने देने में हिचकिचाते थे, और दूसरी तरफ सुजान सिंह को ना तो अपने किए का कोई मलाल था और ना ही अपने अंजाम की कोई परवाह। 23 मासूम बच्चों को निर्दयता से मारने वाला यह शख्स देखने में एक साधारण आम आदमी जैसा था। कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस इंसान के भीतर इतनी हिंसा, इतनी नफरत भरी हुई है। हर अपराध की जड़ में एक विकृत मानसिकता होती है, एक कुंठा होती है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि कोई ना कोई एक व्यक्ति विशेष या एक किसी खास समुदाय के लिए कुंठा से ग्रसित है, और जब यही कुंठा हमारे विवेक पर हावी हो जाती है तो हिंसा के रूप में हमारे सामने आती है। अगर वक्त रहते सुजान की इस नफरत की दस्तक को किसी ने सुन लिया होता तो संभवतः मैं यहां आपको इस केस के बारे में बताने के लिए खड़ा होता ही नहीं। सुजान ने एक बार नहीं, अनेक बार दस्तक दी थी, मगर किसी ने इसके भयावह परिणाम को समझा ही नहीं। एक दस्तक नोमान को भी मिली थी, मगर नोमान को जब 13 साल की लड़की के गर्भ धारण करने की बात पता चली तो उसने पुलिस के पास जाने की जगह अपनी मान मर्यादा को ऊपर रखते हुए इस बात को दबाने का प्रयास किया। अगर वक्त रहते वो आमना से बात करता तो शायद आज गुलनार और रुस्तम जिंदा होते। सुजान सिंह पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल और धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया। साथ ही की धारा 3 और 4 के अंतर्गत बलात्कार और उत्पीड़न के चार्ज भी लगाए गए और उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। इस केस से हम सभी को एक सबक लेने की जरूरत है। हमारे बच्चे घर के भीतर हों या बाहर, माँ बाप को हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। बच्चों में अनजान लोगों से दूरी बनाए रखने की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्हें गुड टच और बैड टच से अवगत कराना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे दुष्कृत्य सिर्फ अनजान लोगों के द्वारा ही नहीं किए जाते, कभी कभी कुछ अपने जाने पहचाने लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं। हम सबकी जान हमारे बच्चों में बसी होती है, और जब बात उनकी सलामती की आती है तो हिफाजत के हर मुमकिन कदम हमें उठाने चाहिए। और इसी के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर से मिलूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।